Hello, nursing aspirants. Welcome to my channel, Nursing Classes by Jaspreet. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई होप इन्हें आप देखने के बाद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। चलिए आइए देखते हैं कि मैं आज आपके लिए कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो लेकर आई हूँ। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है दैट इज अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड वारफेरिन फॉर एटीरियल फिब्रिलेशन विच लेबोरेटरी रिजल्ट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। तो एक पेशेंट है जिसको कि वॉरफेरिन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड करी गई है। वॉरफेरिन को एडमिनिस्टर करने से पहले जो है वो कौन-सी लैब वैल्यू है जिसका फ़ॉलो-अप करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें इमीडिएट अटेंशन देनी पड़ेगी। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आईएनआर 1.5, ऑप्शन बी है प्लेटलेट काउंट ऑफ 1,50,000 एंड ऑप्शन सी है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ 12 सेकंड्स एंड ऑप्शन डी है हमारे पास हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डीएल। सो इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इसके आंसर की तरफ जाने से पहले आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट करें। चलिए आइए अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसका आंसर जानते हैं कि कौन-सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ऑफ 1.5 जो कि इंडिकेट करता है थेराप्यूटिक रेंज से जो कम है, जिसकी वजह से हमें वारफेरिन को देने से पहले जो है वो पहले उसको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो वारफेरिन है वो इन्हिबिट करता है विटामिन के डिपेंडेंट को, क्लॉटिंग फैक्टर्स को, जिसकी वजह से जो है वो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है ब्लीडिंग का। इसीलिए जो हमें है वॉल्वेरिन एडमिनिस्टर करने से पहले जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो है वो हम चेक करते हैं, जो कि नॉर्मल होती है 2 टू 3 और जो कि 3 से ज़्यादा हो तो भी जो है वो ब्लीडिंग का रिस्क है और 2 से कम हो तो भी ब्लीडिंग का रिस्क है। चलिए आइए देखते हैं। Warfarin works by inhibiting vitamin K dependent clotting factors, increasing the risk of bleeding. An INR of 1.5 is below the therapeutic range, indicating inadequate anticoagulation. However, an INR above 3 increase the risk of bleeding. So, ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। चलिए अब देखते हैं कि हमारा कौन-सा ऐसा सेकंड एमसीक्यू है। तो हमारा जो सेकंड एमसीक्यू है दैट इज़ अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर इज़ एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। Which position would you place the patient in to improve respiratory status? तो आप कौन सी पोजीशन देंगे ताकि पेशेंट का जो है वो रेस्पिरेटरी स्टेटस इम्प्रूव हो सके। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी हाई फॉलोअर्स पोजीशन, ऑप्शन सी सेमी फॉलोअर पोजीशन या फिर ऑप्शन डी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। आंसर की तरफ मूव करने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो पोस्ट करें। चलिए देखते हैं कि इसका कौन-सा करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ हाई फॉलोअर पोजीशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को अपराइट जो है वो बिठा देते हैं और उसकी जो लेग्स हैं वो क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वेनस रिटर्न है वो रिड्यूस होता है और पल्मोनरी कंजेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है। A 2-year-old child is diagnosed with croup. Which symptoms would you expect to see? जो croup का एक डायग्नोज हुआ है बच्चे को, इसमें आप कौन सा सिम्टम जो है वो एज अ के कंपोनेंट देखेंगे कि जो पे बच्चे में हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोडक्टिव कफ, ऑप्शन बी है स्ट्राइडोर, ऑप्शन सी है वीजिंग और ऑप्शन डी है हमारे पास एपनिया।
सो आंसर की तरफ मूव करने से पहले अपना आंसर में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो पोस्ट करें। चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ स्ट्राइडोर। सो क्रूप बेसिकली एक कॉमन इलनेस है, चाइल्डहुड इलनेस है जिसमें क्या है बार्किंग कफ होता है बच्चों में पीडियाट्रिक्स में और जो है वो स्ट्राइडोर देखने को मिलता है और जो स्ट्राइडोर है, वो एक के कंपोनेंट है, के सिम्पटम है, जो कि ग्रुप में देखने को मिलता है और स्ट्राइडोर हमें कब देखने को मिलता है, जो एक हाई पिच्ड साउंड होती है, जो जिसको हम सुन सकते हैं जब हम इन्हेल करते हैं। सो ये था हमारा एमसीक्यू चलिए आइए देखते हैं अगला एमसीक्यू कौन-सा है आज का। नेक्स्ट है ए postpartum patient is experiencing excessive bleeding. Which intervention would you prioritize? चलिए एक मदर है, postpartum मदर है जिसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम कौन-सी जो है वो इंटरवेंशन जो है वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन हम ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे। बी है हमारे पास मसाज द यूट्रस। सी है हमारे पास अप्लाई प्रेशर टू द फंडस और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चेक फॉर प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। तो इसमें से आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन-सा है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ मसाज द यूट्रस। सो यूट्राइन मसाज हेल्प्स स्टिमुलेट यूट्राइन contractions, reducing bleeding. This intervention should be done gently but firmly to help control the postpartum hemorrhage. सो मसाज करना यूट्रस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ताकि जो है वो ब्लीडिंग का जो है वो जो रिस्क है वो कम हो सके, जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए और ताकि कंट्रैक्शंस इंड्यूस हो जाएँ और ये प्रोसीजर जो है वो हमें जेंटली और फर्मली करना पड़ेगा। सो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज़। आई होप कि आप इन सारे एमसीक्यूज़ को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। ऐसे ही एमसीक्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। सो मेरी यही एक कामना है कि मैं जितना भी हो सके मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आऊँ। तो डेली का मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आऊँ ताकि जो आप लोगों को है वो डेली अपने स्टडी में हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ओके, बाय-बाय।